हमारे पास इतने ज़बरदस्त मेहमान हैं कि हम उनसे अपनी ही इंटरेस्ट की बातें पूछना शुरू हो गए थे। अच्छी बात ये है कि जो बातें हमने पूछ ली है ना ब्रेक में, अब वो हम लाइव ऑन एयर नहीं पूछेंगे। अच्छा, ये खबर तो आपने देखी होगी कि हमारे सैयारे को एक और चांद, मिनी मून मिलने वाला है। अच्छा, ये हमारे चांद जितना बड़ा नहीं है और इंसानी आंख से नजर आने वाला नहीं है, बल्कि समझो चांद ही नहीं है, और एक कोई चांद वांद नहीं है, एस्ट्रॉइड है, एक पत्थर है, टुकड़ा है, एस्ट्रॉइड है, फ्लाई बाय है। छोटा सा पत्थर नहीं है जो आप हाँ जी, साइंसदान बता रहे हैं कि ये जो टुकड़ा है ये ज़मीन के मदार में दाखिल होगा, फिर निकल जाएगा, और कितने हफ्ते ये ज़मीन के मदार में रहेगा ये एक अहम बात है। खुदा न खास्ता क्या ये अपना ट्रैक बदलता हुआ ज़मीन की नवंबर तक खत्म हो जाएगा, आ सकता है। ये सारी बातें हम पूछेंगे ना। हुमा स्पार्क को कराची के डायरेक्टर मोहम्मद अयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज साहब शुक्रिया। अयाज साहब सबसे पहले एक्सप्लेन कर दीजिए, हम पहले भी ऐसी खबरें देते भी रहे हैं, सुनते भी रहे हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई खबर? इसके साइज़ की वजह से या इसकी डायरेक्शन की वजह से? बहुत शुक्रिया। इस तरह के एस्ट्रॉयड माजी में भी आते रहे हैं, बल्कि अभी जून में भी ऐसा ही एक एस्ट्रॉयड आया था। ये खबर अहम इसलिए हो गई कि इसको साइंटिफिकली डिस्कवर किया गया है साउथ अफ्रीका में, एक ऑब्जर्वेटरी है उसकी मदद से। नासा फंडेड प्रोजेक्ट है ये, यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई का, और उन्होंने इसको दरियाफ्त किया। इसका नाम उन्होंने एस्ट्रॉयड 2024 PT5 रखा है। साइज़ के लिहाज से अगर इसकी बात करें तो ये करीबन 10-11 मीटर बड़ा है, यानी एक बड़ी बस के बराबर इसका हजम है, और ज़मीन से ये खासे फासले पर है। यानी ज़मीन और चाँद का फासला अगर आप कहिए तो 4 से 5 लाख किलोमीटर है, ये उससे भी दूर है। लेकिन हुआ ये कि वो क्योंकि ज़मीन के इस कदर करीब आ गया तो ज़मीन की कशिश शकल ने उसको खींच लिया है, तो ये एक फ्लाई बाय के तौर पर, यानी ज़मीन से गुज़रता हुआ जाएगा, मतलब ज़मीन के करीब के मदार से गुज़रता हुआ वापस चला जाएगा। सो इट विल नॉट, एक आप कह रही हैं बस जितना है। जी जी। तो अगर लग भी गया इधर उधर तो व्हाट्स द मतलब, ये इतना वाई इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है? जो इम्पैक्ट होता है उसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते ना। एक्चुअली इम्पैक्ट्स की अगर हम बात करें तो हम माजी में देखें तो तकरीबन 66 मिलियन ईयर्स अगो बहुत बड़े पत्थर गिरे थे ज़मीन पे, और उनमें से एक 100 मीटर से भी बड़ा था, और वो इतने बड़े पत्थर गिरे कि जिसकी वजह से कहा जाता है कि डायनासोरस का खात्मा हो गया था। सो एट दैट टाइम इट हैड ऑलरेडी हैपेंड। और अभी मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो 1908 में भी इस तरह का एक वाक़या हो चुका है। उसके अलावा साइबेरिया में एक वाक़या हो चुका है, लेकिन साइबेरिया में क्योंकि इंसानी आबादी नहीं थी तो इसलिए उसका नुकसान नहीं हुआ। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट इज़ अ रियल थ्रेट। ये वाकई नुकसानदेह होते हैं, इसलिए इन पे हम वक्त नज़र रखी जाती है। असल में स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस की हम बात करते हैं, उसमें होता ये है कि हम मैन मेड डेब्रीज, स्पेस डेब्रीज जिनको हम कहते हैं, यानी मलबा कह लीजिए आप, इसी तरह से ये स्पेस रॉक्स और सन अर्थ कनेक्शन जिसको स्पेस वेदर कहते हैं, इन 3 चीज़ों पे हमें नज़र रखना होती है, क्योंकि हमें स्पेस ऑपरेशंस करने होते हैं, सैटेलाइट्स भेजने होते हैं। सब हम इसकी डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं? अगर जैसे लेट सपोज कोई थ्रेट हो, क्योंकि हम इतना तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे? हिस्ट्री भी बता चुके हैं, हम इसको मूव कर सकते हैं कि एटलीस्ट अगर कोई इम्पैक्ट का खतरा हो तो वो ना हो। नहीं कर सकते होंगे, मतलब उसको खत्म कर सकते होंगे। ऐसी बातें हो रही हैं कि जिसको स्पेस में न्यूक कर दिया जाए, मैंने मतलब पढ़ी हैं उड़ाने बेसिकली। आपने बिल्कुल सही फरमाया, ऐसा किया जा सकता है और इस पे एक्सपेरिमेंट्स हो भी चुके हैं। एक डार्ट मिशन था जिसमें उन्होंने एस्ट्रॉइड का रिफ्लेक्शन करवाया था विद इन द स्पेस। इसके अलावा एस्ट्रॉइड्स पे लैंडिंग्स भी हो चुकी हैं, और ये भी सोचा जा रहा है कि अगर इसको न्यूक कर दिया जाए तो उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे। दरअसल इनकी पहले ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदा किया जाता है, कैटलॉग किया जाता है और प्रॉपर ट्रैकिंग की जाती है, और फिर उसके बाद ये तय किया जाता है, देखा जाता है कि कौन सा ऐसा स्टोन या एस्ट्रॉइड है जो पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है। फिर उसके हिसाब से उन्होंने एडवाइजरी ग्रुप्स बनाए हुए हैं, नेटवर्क्स हैं, और उन नेटवर्क्स और एडवाइजरी ग्रुप्स को यूनाइटेड नेशन की भी सपोर्ट हासिल है। बाकायदा एक कमेटी है यूनाइटेड नेशन पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस के हवाले से, UN कूपस उसको कहते हैं, उसके सालाना इजलास होते हैं और उनमें ये तमाम मामला ज़ेर बहस लाए जाते हैं। दुनिया की तारीख में कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई एस्ट्रॉइड के टकराने का रियल थ्रेट हमारे सर पे मंडला रहा हो? बिल्कुल हुआ है। माजी में जो डायनासोरस का खात्मा हुआ है वो भी ऐसी ही एक एस्ट्रॉइड की वजह से हुआ था, और उन एस्ट्रॉइड्स की
बदौलत ज़मीन में क्रेटर्स भी बने और कहा जाता है कि तकरीबन 75% जो हयात थी उस वक्त वो फना हो गई थी। अगर मोर रिसेंट हिस्ट्री में आ जाए, मतलब डायनासोर्स वाली बात तो मोर रिसेंट हिस्ट्री जैसे 1908 का आप जिक्र कर रहे थे जी, एक्चुअल कोई एस्ट्रॉइड टकराया था ज़मीन से? बिल्कुल टकराया था, और वैसे भी हमारी फ़िज़ा में आते रहते हैं एस्ट्रॉइड। अगर हम साइज़ के लिहाज से बात करें तो ये इतना रियल थ्रेट है कि अगर 20 मीटर का एक एस्ट्रॉइड आकर गिरे तो वो हिरोशिमा जितना एटम बम वाला धमाका कर सकता है। अच्छा। लेकिन होता क्या है कि जब ये हमारे ज़मीन के मदार में या फ़िज़ा में दाखिल होते हैं तो इसमें से पेशतर जल जाते हैं उस ड्रैग की वजह से, जिसको हम एटमॉस्फेरिक ड्रैग कहते हैं। उसके बाद अगर वो ज़मीन पे गिरते हैं तो वो अपना मास रिड्यूस कर चुके होते हैं, अपना हजम जो है उनका जल चुका होता है, और वो एक काले पत्थर की सूरत में गिरते हैं। और ये होता भी है हमारी ज़मीन पे, हमा वक्त हो रहा है ये मीटियोराइट्स वगैरह जो गिरते हैं वो उन्हीं की ही बाकियात होती हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि ये हम क्यों तवक्को कर रहे हैं कि ये कुछ नवंबर तक या कुछ अरसे तक ये खुद ही गायब हो जाएगा, ये जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं? वो इस तरह से है कि इसका हाईली एलिप्टिक ऑर्बिट है, यानी कदरे बैज़वी है, गोल ऑर्बिट नहीं है। ये आएगा ज़मीन की मदार की तरफ, ज़मीन की तरफ, और फिर चक्कर खाता हुआ निकल जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक यू शेप मैग्नेट होता है या घोड़े का जो हॉर्स शू होता है, उस तरह का हाईली एलिप्टिक ऑर्बिट बनाएगा और ये वापस चला जाएगा। तो ये इसका ये दौरानिया जो है कमोबेश कोई 57-58 दिन का है, यानी कमोबेश 2 माह तक ऐसा रहेगा, एंड देन इट विल गो बैक। अच्छा यार साहब, अभी हम बात कर रहे थे और मैं बड़ी कंसर्न हुई थी इस बात पे, पता नहीं क्यों हमें इस चीज़ का हालांकि अंदाज़ा हो जाना चाहिए, हमने तो हर जगह ही गंद मचाया हुआ है कि ऑर्बिट में भी डेब्री है, शदीद पोल्यूशन हमने खला में फैलाई हुई है। बट कितनी शदीद, आई एम जस्ट थिंकिंग कि कितनी एक तस्वीर भी हम आपको साथ दिखाएंगे तो आप एक्सप्लेन भी कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। जी जरूर जी, वो बताएं क्योंकि ये क्या हो रहा है? जी, ये एक एनिमेशन है नासा की, इसमें जो बाहर की तरफ पीले से नज़र आ रहे हैं ये तो हमारा वो बेल्ट है जिसको हम बिटवीन जुपिटर एंड मार्स कहते हैं कि मौजूद है, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है। उसके बाद स्पेस जंक मौजूद है, ऑपरेशनल सैटेलाइट्स के अलावा नॉन ऑपरेशनल सैटेलाइट्स और उनकी बाकियात वहाँ मौजूद है, और इनमें चावल के दाने से लेके और एक पूरे ऑपरेशनल सैटेलाइट के हजम तक, अहराम मिस्र तक का सब कुछ घूम रहा है। इतने हजम तक मौजूद हैं जो कि नॉन ऑपरेशनल हैं, और ये मिसालों से मतलब और जाहिर है कि उनका, और ये बढ़ेगा ही, कम तो हो नहीं रहा। जी हाँ, क्योंकि इस पे वैसे साइंस कोई तहकीक कर रही है कि इसको कैसे कंट्रोल करें? अब इसमें दोनों जहतें हैं। देखिए, एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप इंटरनेट चाहते हैं, आपको स्टारलिंक चाहिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मसनूई सैयारे भेजेंगे, और दूसरा ये कि उनकी एक लाइफ होगी, जब उस लाइफ का खात्मा हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि वो वहीं खला में ही रह जाएंगे, उसको वापस नहीं ला सकते। तो वापस लाना भेजने से ज़्यादा महंगा पड़ता है। ज़ाहिर है कैसे उनको इकट्ठा किया जाए और किस तरह से उनको एक जगह ठिकाने लगाया जाए। डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय करेंगे तो मज़ीद तकलीफ पैदा करेंगे। तो उसके लिए वही जब मैंने जिक्र किया कि यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस ने कुछ गाइडलाइंस वज़ा की हैं कि जो स्पेस एक्टर्स हैं उन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इन तमाम चीज़ों को देखें और अपने सिस्टम्स में ऐसा ऑप्शन रखें कि जिसकी मदद से उनको मनूवर करके जंक यार्ड या ग्रेव यार्ड में स्पेस में ही पहुंचा दिया जाए। हाँ, कोई एक हिस्सा बना दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। डरने की बात नहीं है बिल्कुल, ये जो मिनी मून जिसको कहा जा रहा है वो खुद ही निकल जाएगा इधर उधर घूम घाम के, है ना, यही हमने अच्छा जी फैसला। अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक ट्रिब्यूट देना है हमने। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ गुलकार मुनीर हुसैन की आज 29वीं बरसी है। इन्होंने उर्दू पंजाबी दोनों ज़बानों में बहुत गाने गाए, सुपर हिट हुए।